नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10 की गणित अध्याय 10। पाठ का नाम है व्रत। बच्चों देखिए, पाठ 9 तक की गणित जो है तो आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर मिल जाएगी सीरियल बाय सीरियल। बच्चों यदि आप सीरियल बाय सीरियल हमारी वीडियो देखना चाहते हैं या कि गणित पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाइए और वहाँ पास आप सीरियल बाय सीरियल प्रत्येक वीडियो को पढ़ सकते हैं। तो आज हम व्रत के इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इसमें अध्याय 10 इंट्रोडक्शन आज प्रारंभ करते हैं बच्चों। तो देखेंगे इसका इंट्रो प्रारंभ करते हैं। तो आगे हम बच्चों व्रत की परिभाषा जान लेते हैं। व्रत कहलाता क्या है देखेंगे। व्रत एक बिंदु को निश्चित मानकर, या कि ऐसा भी लिखा जा सकता है, किसी एक बिंदु को निश्चित मानकर उसके चारों ओर समान दूरी पर खींची गई आकृति व्रत कहलाती है। जैसे मान लीजिए बच्चों, आप सुइया से व्रत बनाते हैं तो सुइया द्वारा सुइया की नोक को एक बिंदु निश्चित कर देते हैं और उसको फिक्स कर लेते हैं, त्रिज्या उसका चाप फिक्स कर लेते हैं और उसके चारों ओर मतलब समान दूरी पर खींचते हैं ना, तो क्या कहला जाती है? व्रत कहला जाती है। कैसे? जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पास क्या किया कि ये देखिए एक बिंदु फिक्स कर लिया। एक बिंदु हमने क्या कर लिया बच्चों? फिक्स कर लिया और उससे समान दूरी पर, तो सुइया फिक्स रहती है हमारी और उसके हम चारों ओर समान दूरी पर, ये देखिए समान दूरी पर इस तरह से बच्चों हमने समान दूरी पर यहां पास एक आकृति खींच दिया और यही आकृति हमारी क्या कहला जाएगी? व्रत कहला जाएगी। तो यहां से देखिए हमने एक जितनी दूरी यहां पर है उतनी दूरी यहां पर भी है, उतनी दूरी यहां पर भी है बच्चों और उतनी दूरी यहां पर भी है। तो यह आकृति हमारी क्या कहला जाती है? व्रत कहला जाती है। तो हमने बोला किसी एक बिंदु को, हमने यहां पास ओ बिंदु को फिक्स कर लिया और उससे समान दूरी पर बच्चों, समान दूरी पर हमने क्या किया? एक उसके चारों ओर एक समान दूरी पर एक आकृति खींचते हैं तो क्या कहला जाती है? वह खींची गई आकृति एक व्रत बन जाती है। अब देखेंगे इस व्रत पर कुछ चीजों के बारे में। वैसे आप इन सब चीजों के बारे में पढ़ चुके हैं लेकिन फिर भी आपको जानना जरूरी है। देखेंगे जैसे मान लीजिए एक व्रत हो गया, आपको सुइया की सहायता से बनाना है बच्चों, ठीक है। एक व्रत हो गया और इस व्रत को जब आपने बनाया है तो यहां पास एक निश्चित बिंदु आ जाता है जहां पास आप सुइया रखते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं बच्चों केंद्र। इसे हम क्या कहते हैं? केंद्र। एक निश्चित बिंदु को जो आपने लिया था इसे हम क्या कहते हैं? केंद्र कहते हैं। ये हमारा कहला जाता है केंद्र, ठीक है। एक कहला जाता है केंद्र। अब देखेंगे केंद्र से यदि मान लीजिए कोई रेखाखंड ऐसा खींचे जो वृत्त के दोनों छोर से मिलता रहे, यहां से और यहां से मिला, लेकिन ये कहां से गया बच्चों? केंद्र से गया है, ठीक है। तो जब ये केंद्र से गया है अब वृत्त के दोनों छोर को पा रहा है तो हम इसे बोलते हैं वृत्त का व्यास। इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? वृत्त का व्यास बोलते हैं। एक कहलाता व्यास और इसे हम सबसे बड़ी जीवा भी बोलते हैं। सबसे बड़ी जीवा, सबसे बड़ी जीवा, ये सबसे बड़ी जीवा भी कहलाती है और इसे हम व्यास भी बोल देते हैं बच्चों। अब इसके बारे में और जान लीजिए थोड़ा। देखिए यदि इसी को आधा कर दें तो त्रिज्या कहला जाती है। तो ये यहां पास नाम दिए देते हैं, ओ केंद्र कहला गया। अब देखिए हमने यहां से यहां तक खींचा तो ओ बी, ओ ए और ओ सी ये सब क्या कहलाएंगी? त्रिज्याएं कहलाती हैं। ये त्रिज्या हो गई, ये त्रिज्या हो गई बच्चों, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए हमने एक छोर से दूसरे छोर तक खींचा एक रेखाखंड, लेकिन यह रेखाखंड जो है सी डी और ई नाम दिए देते हैं, तो ये हमारी क्या कहलाएगी? केवल जीवा कहला जाएगी। इसे हम जीवा कहेंगे। लेकिन ये केंद्र जीवा ए भी है
जीवा जो केंद्र से गई है ये भी जीवा है, लेकिन यह सबसे बड़ी जीवा मानी जाती है और जिसका दूसरा नाम भी होता है व्यास। नाम क्या है इसका? व्यास बन जाता है। लेकिन ये व्यास नहीं है, एक छोर से दूसरे छोर तक, वृत्त के एक छोर से दूसरे छोर तक खींचा गया रेखाखंड वृत्त की जीवा कहलाती है बच्चों। लेकिन वही जीवा यदि केंद्र से होकर के चली जाए तो वृत्त की क्या बन जाती है? व्यास बन जाती है। और ये इसका नाम रहेगा केवल जीवा। यह एक केवल जीवा है, ठीक है, और ये व्यास है। जीवा भी है लेकिन सबसे बड़ी जीवा है और ये केवल जीवा है बच्चों, ठीक है। तो इस तरह से हमने जाना। अब देखेंगे स्पर्श रेखा के बारे में बच्चों, ठीक है। तो हम स्पर्श रेखा के बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए 3 कंडीशन पर हम बात करना चाहेंगे। तो यहां पास देखेंगे बच्चों, आपको 3 चित्र दिखाई दे रहे हैं। यहां एक रेखा है और यहां एक वृत्त है। रेखा है, वृत्त है, रेखा है, वृत्त है। तो इस रेखा को देखिए और इस वृत्त को देखिए बच्चों। तो क्या रेखा इस वृत्त को कहीं प्रतिच्छेद कर रही है क्या, या कि कहीं स्पर्श करती है क्या? तो यह रेखा और वृत्त जो है तो ना तो स्पर्श करती है ना प्रतिच्छेद करती है। तो हम ऐसी कंडीशन पर वृत्त के सापेक्ष क्या बोलेंगे कि अप्रतिच्छेदी रेखा है। इस कंडीशन पर बच्चों यहां पास जो है तो हम देख रहे हैं कि यह रेखा इस वृत्त को ना तो स्पर्श करती है ना प्रतिच्छेद करती है। तो हम बोलेंगे अप्रतिच्छेदी रेखा वृत्त के लिए बच्चों, वृत्त के सापेक्ष, वृत्त के सापेक्ष जो है अप्रतिच्छेदी रेखा है। तो हम यहां पास लिख देते हैं कि अप्रतिच्छेदी रेखा, यहां पास कौन सी रेखा है बच्चों? ये अप्रतिच्छेदी रेखा। अप्रतिच्छेदी रेखा। लेकिन इस चित्र को देखिए आप, इस कंडीशन को देखिए, यहां पास आपको दिखाई देता होगा कि यह रेखा जो है इस वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। ये तो प्रतिच्छेद ही कर रही है बच्चों। ए और बी पर क्या करती है? इस वृत्त को प्रतिच्छेद करती है। तो इसे जब प्रतिच्छेद करती है तो हम इसको क्या बोलेंगे? प्रतिच्छेदी रेखा। ये की छेदक रेखा कहते हैं। क्या कह सकते हैं? वृत्त की छेदक रेखा। इस रेखा को हम बोल सकते हैं छेदक रेखा। छेदक रेखा, यह प्रतिच्छेदी रेखा वृत्त को प्रतिच्छेद कर रही है बिंदु ए और बिंदु बी पर। बिंदु ए और बिंदु बी पर रेखा क्या करती है बच्चों? प्रतिच्छेद करती है। हम इसे छेदक रेखा भी कह सकते हैं। लेकिन इस वृत्त को देखिए और रेखा को देखिए, यह जो है तो केवल एक बिंदु को केवल स्पर्श करते हुए, केवल स्पर्श करते हुए निकल रही है बिंदु ए पर। कहां पर बच्चों? बिंदु ए पर केवल स्पर्श करती नजर आ रही है। जब स्पर्श करती हुई नजर आ रही है तो हम इसे बोलेंगे वृत्त की स्पर्श रेखा। क्या बोलेंगे बच्चों? स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा। तो यहां पास आपको बात समझ में आ गई होगी बच्चों कि यदि मान लीजिए कि स्पर्श रेखा के बारे में बात कही जाए तो केवल एक बिंदु पर स्पर्श करेगी। यदि छेदक रेखा या प्रतिच्छेदी रेखा के बारे में बात कही जाए तो इसका मतलब ये होगा कि सर जी 2 बिंदु उत्पन्न होंगे वहां पास, क्योंकि यहां पास छेदक रेखा के बारे में बात कही गई है। छेदक रेखा कब होगी या प्रतिच्छेदी रेखा कब होगी? जब उसको प्रतिच्छेद करते हुए चली जाए। प्रतिच्छेद करेगी तो 2 बिंदुओं से टकराएगी ना बच्चों। एक बिंदु ये हो गया, एक बिंदु ये हो गया, इसको और थोड़ा बहुत तिरछा पिरछा करेंगे तो 2 ही बिंदु आएंगे। तो यहां पास हमको ये समझ में आता है कि सर यदि छेदक रेखा प्रतिच्छेदी रेखा के बारे में बात कही जाए तो 2 बिंदु से टकराएगी। अप्रतिच्छेदी रेखा के बारे में बात कही तो कहीं किसी भी बिंदु से नहीं टकराएगी। वो स्पर्श रेखा में केवल एक बिंदु से टकराएगी। बात समझ में आई बच्चों? तो ये रही स्पर्श रेखा के बारे में बात बच्चों, ठीक है। तो इसकी हम परिभाषा भी लिख सकते हैं कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वह रेखा है जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, तो वृत्त की स्पर्श रेखा कहलाती है। तो यहां पास हमने लिख दिया बच्चों कि वृत्त की स्पर्श रेखा क्या कहलाती है। तो वृत्त की स्पर्श रेखा, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वह रेखा है जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है।
केवल एक बिंदु पर बच्चों, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वह रेखा है जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। देखिए बच्चों, केवल एक बिंदु पर स्पर्श रेखा केवल एक बिंदु पर करती है बच्चों प्रतिच्छेद। तो किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वह रेखा है जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। यदि एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो हम उस रेखा को क्या बोल देंगे? वृत्त की स्पर्श रेखा बच्चों। ठीक है, तो ये कहला जाती है वृत्त की स्पर्श रेखा बच्चों। अब देखेंगे आगे, तो यहां पास थोड़ा सा नोट समझ लेंगे बच्चों। वृत्त के एक बिंदु पर एक और केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो वृत्त के एक बिंदु पर, वृत्त के एक बिंदु पर यदि मान लीजिए आपने कोई वृत्त पर कोई एक निश्चित बिंदु चॉइस कर लिया, तो वहां पर केवल और केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है बच्चों, दूसरी स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए हमने यहां पास एक वृत्त बनाया, ये देखिए हमने एक स्पर्श रेखा बना दिया, सॉरी एक वृत्त बना दिया बच्चों। तो इस वृत्त से मान लीजिए हमने ये बिंदु चॉइस कर लिया, सपोज दैट, सोच की यहां पास हमने एक बिंदु चॉइस कर लिया, तो यहां से केवल और केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, दूसरी नहीं खींची जा सकती बच्चों। यदि आप यहीं से दूसरी स्पर्श रेखा खींचने का प्रयास करोगे कि यहां से तिरछा कर दीजिए, तो तिरछा तो कर दें बच्चों, लेकिन वो जो है तो दूसरे बिंदु से भी चली जाएगी, मतलब यहां भी प्रतिच्छेद करेगी, फिर यहां भी प्रतिच्छेद करने लगेगी यदि आप उसी बिंदु की चॉइस करेंगे तो। बात समझ में आ रही है? यदि मान लीजिए आपने यहां से इसके सीधे नहीं और कोई दूसरी रेखा, सपोज दैट आपने बोला इस तरह से, सर जी थोड़ा तिरछा कर दीजिए ना, चलो तिरछे कर देते हैं बच्चों। तिरछी करोगे, जैसे ही यहां से खींचने का प्रयास करोगे तो वृत्त के इस बिंदु पर तो स्पर्श रेखा थोड़ी कहलाएगी, वो तो छेदक रेखा बन जाएगी ना। उस रेखा को हम क्या बोल देंगे? छेदक रेखा। तो छेदक रेखा के बारे में हम थोड़ी बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा केवल और केवल एक बिंदु से जाती है ना। जब एक बिंदु से जाती है तो एक बिंदु से केवल और केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, दो नहीं खींची जा सकती, तीन नहीं खींची जा सकती, केवल और केवल एक खींची जा सकती है। हाँ, फिर आप बिंदु चेंज कर दोगे तो दूसरे बिंदु से खींच सकते हो। ठीक है ना। तो वृत्त के एक बिंदु पर केवल एक और केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। ये बच्चों ऑब्जेक्टिव के लिए रहता है, एक नंबर में आता है, एक नंबर के लिए रहता, तो याद रहना चाहिए, आपके खोपड़ा में फिट हो जाना चाहिए ये बात कि वृत्त के एक बिंदु पर एक और केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। बात समझ में आ गई। और थोड़ा सा यहां पास हमने यहां लिखवाया, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वह रेखा जो वृत्त के केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, और जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है उस बिंदु को क्या बोलते हैं? उस बिंदु को क्या बोलते हैं? उस बिंदु को बोल देते हैं स्पर्श बिंदु। क्या बोल देंगे बच्चों? स्पर्श बिंदु। जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, जिस बिंदु पर स्पर्श रेखा जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है उस बिंदु को क्या बोलते हैं? स्पर्श बिंदु। तो यहां पास लिख ही देते हैं बच्चों किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वह रेखा जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है स्पर्श रेखा कहलाती है, और जिस बिंदु पर स्पर्श करती है, यहां लिख देते हैं, जिस बिंदु पर स्पर्श करती है स्पर्श बिंदु कहलाता है। स्पर्श बिंदु कहलाता है, स्पर्श बिंदु कहलाता है बच्चों। ठीक है। तो जैसे मान लीजिए ये वाला चित्र बनाए थे, देखेंगे आप, हाँ, इस बिंदु ए को आप क्या बोलेंगे? स्पर्श बिंदु। क्या बोलेंगे? स्पर्श बिंदु। रेखा के बारे में बात पूछे तो स्पर्श रेखा कहलाएगा, स्पर्श रेखा कहला गई। लेकिन इस वृत्त को किस बिंदु पर स्पर्श करती भाई? इसको बिंदु ए पर स्पर्श करती है। इस तरह से बच्चों अगला नोट देखेंगे बच्चों कि एक वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। इसके पहले आपने पढ़ा कि एक वृत्त पर यदि एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो एक बिंदु से केवल और केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती थी। लेकिन हमने इस बार क्या लिखा? एक वृत्त पर
अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। देखिए बच्चों, 1 नंबर के लिए ऑब्जेक्टिव के लिए मोस्ट क्वेश्चन है। हमने यहां पास बोला, जैसे मान लीजिए एक वृत्त है। हाँ बच्चों, हमने यहां पास लिखा, जैसे मान लीजिए कि कोई एक वृत्त है, तो एक वृत्त है, तो इस वृत्त की बात कही जाए तो इस वृत्त में कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, बात ये कही गई है। तो एक वृत्त में जैसे मान लीजिए इस बिंदु पर खींची, एक स्पर्श रेखा खींच गई। उसी प्रकार से यदि यहां से खींचना चाहोगे तो ये देखिए एक स्पर्श रेखा ये खिंचर जाएगी, और खींचना चाहोगे तो ये देखिए और खिंचर गई और खिंचर गई। इस तरह से मतलब कहा जाए, सब मिलाकर के बात कही जाए यदि, तो कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं बच्चों। यहां पास आप बोल सकते हैं कि सर यहां पास तो और भी खींची जा सकती है, बहुत से बिंदु छोड़े जा सकते हैं, छोड़ दिए हैं आप तो एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। एक वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। देखिए अभी एक बिंदु यहां पर खींचा हमने, फिर उसके बगल से एक बिंदु होगा, फिर उसके बगल से एक बिंदु होगा, फिर उसके बगल से एक बिंदु होगा, फिर उसके बगल से एक बिंदु होगा। इसी प्रकार से अनंत बिंदु हैं। तो यहां पास कौन सा पॉइंट तैयार होता है कि एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो आप यहां बताएंगे कि एक वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। लेकिन वहीं पास यदि पॉइंट ए बन करके आ जाए कि वृत्त के एक बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो एक बिंदु पर केवल और केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। ठीक है बच्चों, इस पर बिल्कुल फोकस करिएगा कि कौन सा प्रश्न कैसा क्या पूछा जा रहा है, उसका आंसर उस हिसाब से दीजिएगा। तो यहां हमसे पूछा गया कि वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। ठीक है बच्चों, अब हम पढ़ने जा रहे हैं प्रमेय 10.1 बच्चों। तो प्रमेय 10.1 क्या कहता है बच्चों। एक क्वेश्चन मोस्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। प्रश्नावली 10.1 जो है, प्रश्नावली 10.1 इस प्रमेय के ऊपर डिपेंड रहेगी। इस पाठ में केवल 2 प्रमेय हैं, एक प्रमेय 10.1 और एक प्रमेय 10.2। प्रश्नावली 10.1 प्रमेय 10.1 के ऊपर डिपेंड रहेगी, और 10.2 बच्चों प्रमेय 10.2 के ऊपर डिपेंड रहेगी। तो चलिए इस क्वेश्चन के बारे में जान लेते हैं, और एक पेपर में अक्सर आता रहता है। वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर क्या होती है, लंब होती है। तो चलिए इसको हम सिद्ध करते हैं। तो यहां हमने लिखा आगे हल। क्या लिखा बच्चों, हल। तो सबसे पहले शुरू में आप एक वृत्त बना लीजिए। ध्यान से बढ़िया मन लगा करके समझना है बच्चों आपको इस क्वेश्चन को। वेरी 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 मोस्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जैसे मान लीजिए हमने यहां पास एक कोई वृत्त लिया, आप सुइया से बना लीजिएगा बच्चों, ठीक है। हम इसको अपने हाथ से बना लेते हैं। ये लो, ठीक है बच्चों, बन गया ना वृत्त। अब इस वृत्त का मान लीजिए केंद्र क्या है, ओ है। हमने केंद्र ओ ले लिया, ठीक है। अब यहां पास आप एक स्पर्श रेखा खींचिए। हमने यहां पास एक स्पर्श रेखा खींचे देते हैं। एक स्पर्श रेखा, थोड़ा ज्यादा अंदर चला गया है, कोई बात नहीं। हमने यहां पास एक स्पर्श रेखा खींच दिया बच्चों। इसका नाम दिए देते हैं यक्स वाई, यक्स वाई। अब ये सोचिए कि इस यह स्पर्श रेखा इस वृत्त को किस बिंदु पर स्पर्श करती है, बिंदु पी पर स्पर्श करती है। आपको ऐसा सोचना है बच्चों, ठीक है बच्चों। इस तरह से, कहीं माइक की आवाज आने लगी बच्चों, कोई बात नहीं, आपको अपने क्वेश्चन पर फोकस करना है। तो यहां पास देखिए ये बिंदु P जो है,
बिंदु P इस वृत्त को क्या करता है, स्पर्श करता है। तो आगे आप क्या कीजिए, जब जब प्रमेय आया करे तो बिल्कुल बराबर रूप से लिखा करिए, विधिवत दिया है, क्या सिद्ध करना है, ठीक है ना, इसके बारे में हम लिखते हैं बच्चों। तो हम यहां लिख लेते हैं आगे, दिया है, दिया है, क्या दिया बच्चों, केंद्र O वाले, क्योंकि वृत्त बोला गया है तो लिखिए केंद्र O वाले वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा कौन सी है, XY है। हमने यहां पास ऐसा लिख देते हैं, केंद्र O वाले वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा XY है। हमने ऐसा लिख दिया बच्चों, ठीक है ना, क्योंकि हमें यही बोला गया था, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा। तो देखो वृत्त के किसी बिंदु पर, कौन सी बिंदु पर, बिंदु P पर स्पर्श रेखा कौन सी है, XY हमने लिख दिया बच्चों, ठीक है ना। अब हमें सिद्ध क्या करना है, ये भी तो बता दो आप। सिद्ध करना है बच्चों हमें कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। देखिए अब आप क्या कीजिए कि यहां से हमने क्या किया, इस बिंदु जो स्पर्श बिंदु था वो वृत्त पर था, और इसको हम केंद्र से मिला देते हैं बच्चों। तो ये बताइए, वृत्त के एक छोर से केंद्र को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। तो एक क्या खिंचड़ गई, वृत्त की त्रिज्या, और इस स्पर्श रेखा पर लंब होती है। आपको एक कथन सिद्ध करना है, क्या करना है, सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है अर्थात हमको यहां पास लिख सकते हैं कि ओपी जो है, ओपी लंब है XY पर। बिल्कुल गणितीय कथन से लिखिए बच्चों आप, तो ओपी लंब है XY पर। इस कथन को हमें सिद्ध करना है। अब देखिए थोड़ा यहां पास अब आपको रचना करना पड़ेगा बेटा। क्या करना पड़ेगा, रचना। तो चलिए हम रचना कर लेते हैं। रचना क्या करना पड़ेगा, आगे आप थोड़ा सा बच्चों एक काम कीजिए, थोड़ा इसके बारे में आप रफ कार समझ लो तो ज्यादा बेस्ट रहेगा, ठीक है ना। देखिए जैसे मान लीजिए आपने यहां पास, आगे थोड़ा सा बच्चों रफ समझ लो, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। जैसे यहां पास आपने बोला कि सर एक वृत्त है, वो केंद्र कहला गया, और आपने यहां पास क्या खींचा, एक स्पर्श रेखा खींचा XY। इस तरह से आपने XY स्पर्श रेखा खींच दिया बच्चों, और किस बिंदु पर स्पर्श करती है, बिंदु P पर। अब हमने इसको मिला दिया, त्रिज्या कहला जाएगी बच्चों। अब ये बताइए कि XY पर आप कोई बिंदु ले लीजिए। सपोज दैट हमने यहां पास कोई बिंदु क्यों ले लिया और इसको हमने मिलाया। एक बात बताइए, जैसे मान लीजिए कि कोई एक बिंदु हो गया, यह एक बिंदु हो गया। अब इस रेखा से हम बोलते हैं कि दूरी ज्ञात करो, इस रेखा से आप इस बिंदु की दूरी ज्ञात करो। तो बेटा यहां पास दूरी तो ज्ञात करना है सर, तो चलिए ज्ञात कर लेते हैं। देखो ए भी दूरी है, 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 सब दूरियां हैं। लेकिन एक दूरी जो है तो देखिए बिल्कुल इस तरह से गई, ये देखिए ये दूरी गई। और ये बताइए ये दूरी जो है ना, आपको वैसे स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा है कि सर जी जितनी भी दूरियां आपने खींचा है तो सबसे छोटी दूरी तो ये नजदीक, ये न कहलाया। नजदीक जो है ये वाली दूरी आ रही समझ में, ओ पी, ए वाली दूरी। यहां और नाम दे दो, ए बी सी डी ई। तो ये बाकी जितनी भी दूरियां हैं, ये सभी की सभी दूरियां क्या होंगी, नजर भी आ रहा है, ठीक है ना। तो सबसे ये जो
छोटी दूरी होती, न्यूनतम दूरी जिसको बोलते हैं बच्चों, न्यूनतम दूरी। और न्यूनतम दूरी क्या होती है? लंबवत होती है बच्चों। न्यूनतम दूरी क्या होती है? लंबवत होती है। तो यहां पास हम कह सकते हैं ना स्पष्ट रूप से कि सर ओपी जो है, ओपी क्या रहेगी? न्यूनतम दूरी रहेगी। ठीक है ना, दूरियां तो सब हैं लेकिन अधिकतम दूरियां हैं ना बच्चों। ये तो दूरियां तो बहुत सारी मिल जाएगी, लेकिन केवल और केवल एक दूरी ऐसी मिलेगी जो न्यूनतम रहेगी। और न्यूनतम दूरी बिल्कुल क्या होती है? लंबवत होती है। ये तो कन्फर्म है कि न्यूनतम दूरी क्या होती है? लंबवत होती है। तो यहां पास बच्चों आपको इसी आधार पर सिद्ध करना है बच्चों कि ये लंबवत होती है। तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए, ये बताइए कि सपोज सोचिए ऐसा कि सर ये ओपी कहला गया। यहां पास कोई एक बिंदु सोचो ना थोड़ा सा बच्चों, यहां पास कोई बिंदु सोचो। मान लो कि हमने यहां पास कोई बिंदु आर बताया, तो ओपी और ओ आर आपस में बराबर होंगे। इतना हिस्सा और इतना हिस्सा आपस में क्या होगा? बराबर होगा। तो ओपी और ओ आर त्रिज्या है ना, ओपी और ओ आर क्या है? त्रिज्या है। तो सर ये जो है, तो जब यहां पास ओपी और ओ आर त्रिज्या है तो सर ये तो ओ क्यों तो बड़ा होगा ना त्रिज्या से। यहां पास ओ क्यों जो है क्या होगा? बड़ा होगा कि नहीं होगा? ओ क्यों बड़ा होगा? ओपी से होगा ना। या कि हम ऐसा कह सकते हैं कि सर त्रिज्या से तो बड़ा होगा, त्रिज्या से क्या होगा? बड़ा होगा। ओ क्यों जो है त्रिज्या से बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि यहां सर ये जो बिंदु क्यों है वो वृत्त के बाहर है। अरे भाई, यदि किसी वृत्त हो गया, वृत्त की ये त्रिज्या कहला गई, तो ये आप बाहर कोई बिंदु क्यों बना दोगे? यहां पास कोई बिंदु क्यों बना दोगे तो ओ क्यों बड़ा होगा ना त्रिज्या से। तो ओ क्यों बड़ा है त्रिज्या से? जब ओ क्यों बड़ा है त्रिज्या से तो सर ओपी से तो बड़ा ही होगा ना। तो हम यहां बोल सकते हैं कि ओ क्यों बड़ा होगा किससे? ओपी से। बात समझ में आई? इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि सर जी आप जो देखिए, हमने आपको पहले शुरू में समझाया था कि वृत्त, किसी वृत्त पर एक बिंदु पर केवल और केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। जब केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है तो सर जी ये तो बिंदु केवल एक निश्चित हुआ। बाकी बिंदु कहां जाएंगे? वृत्त के बाहर जाएंगे। जब वृत्त के बाहर जाएंगे तो सर अन्य बिंदु भी इस यक्स वाई पर बिंदु पी को छोड़कर, बिंदु पी को छोड़कर अन्य बिंदु भी ओपी से क्या होंगे? बड़ा ही होंगे। क्या होंगे? बड़े होंगे। जब बड़े होंगे तो इसका मतलब ये हुआ सर कि ओपी सबसे छोटा दूरी कहला गया। ओपी क्या हो गई? सबसे छोटी दूरी हो गई। तो जब सबसे छोटी दूरी हो गई तो इसका मतलब ओपी क्या हो गई? न्यूनतम दूरी। और न्यूनतम दूरी क्या होती है? लंबवत होती है बच्चों। क्या होती है? लंबवत होती है। अतः हम ये सिद्ध कर चुके हैं कि ओपी लंब होगा यक्स वाई पर। ऐसे बच्चों, ठीक है। तो चलिए इसी कथन को अपन को लिखना है बच्चों, हिंदी में प्रकट करना है, लिखना है। जो अभी अपन ने इतना सारा बोला तो उसको यहां पास व्यक्त कर दीजिए, ठीक है ना। तो थोड़ा सा हम क्या कर लेते हैं बच्चों, यहां पास रचना कर लेते हैं। यहां पास कोई बिंदु आप क्या कीजिए, क्यों ले लीजिए। यहां पास हमने कोई बिंदु क्यों ले लिया, ये देखो ले लिया। कोई बिंदु क्यों ले लिया, इसको मिला दीजिए बच्चों। इसको आप क्या कीजिए, मिला दीजिए। तो इसको हम मिला देते हैं, इस तरह से हमने मिला दिया, ठीक है। यहां रचना में लिखिए पी के अतिरिक्त, क्या लिखेंगे? पी के अतिरिक्त, पी के अतिरिक्त यक्स वाई पर एक बिंदु क्यों लिया तथा उसे हम ओ से मिला दिए, ठीक ना। तथा ओ से मिलाया, ठीक बच्चों, इतना हमने लिख दिया। अब जब वो ओ से मिलाया तो अब यहां पास लिखिए आप उपपत्ति। क्या लिखेंगे बच्चों? उपपत्ति। तो उपपत्ति लिखते हैं बच्चों। तो यहां पास हम लिखेंगे, देखिए क्यों बिंदु वृत्त के बाहर स्थित है ना बच्चों। तो क्यों बिंदु बाहर स्थित है
और केंद्र से बिंदु की दूरी, ये जो ओ क्यू है ना, केंद्र ओ क्यू जो है त्रिज्या से क्या होगी, अधिक होगी बच्चों। तो हम कह सकते हैं ना कि ओ क्यू बड़ा होगा आर से। तो यहां पास लिख दीजिए क्यों बिंदु वृत्त के बाहर स्थित है, बाहर स्थित है, बाहर स्थित है, अतः केंद्र से बिंदु की दूरी अतः केंद्र से बिंदु की दूरी मतलब ओ क्यू जो है बच्चों, ओ क्यू त्रिज्या से अधिक होगी, त्रिज्या से अधिक होगी। अतः हम कह सकते हैं, अतः ओ क्यू जो है बड़ा होगा, किससे बच्चों, त्रिज्या से। किससे, त्रिज्या से। ये ओ क्यू जो है त्रिज्या से बड़ा होगा। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ओ क्यू जो है बड़ा होगा ओपी से बड़ा होगा ना बच्चों, ठीक है ना। तो यहां पास लिखिए इसी प्रकार पी के अतिरिक्त आप कहीं पर भी कोई बिंदु लो बच्चों, ठीक है ना। पी के अतिरिक्त रेखा यक्स वाई पर स्थित सभी बिंदुओं की केंद्र ओ से दूरी सदैव ओपी से अधिक होगी, ओपी से अधिक होगी। अतः ओपी केंद्र ओ से रेखा यक्स वाई की न्यूनतम दूरी है, हमने क्या लिख दिया बच्चों, देखिए इसी प्रकार पी के अतिरिक्त रेखा यक्स वाई पर स्थित सभी बिंदुओं को की केंद्र ओ से दूरी सदैव ओपी से क्या होगी बच्चों, अधिक होगी। मतलब पी के अतिरिक्त आप कहीं पर भी बिंदु ले लो, ओपी से बड़ी ही रहेंगी बच्चों, ओपी से क्या रहेंगी, बड़ी रहेंगी। अतः ओपी केंद्र ओ से रेखा यक्स वाई की न्यूनतम दूरी है। क्या बच्चों, न्यूनतम दूरी है, जिससे हम बोल सकते हैं अतः ओपी लंब होगा यक्स वाई पर बच्चों, ओपी क्या होगा, लंब होगा यक्स वाई पर। तो अब एक लाइन और लिखना चाहें कि जैसे उसने पूछा है, जैसे प्रमेय में लिखा है, तो उस प्रकार से लिख सकते हैं, जिससे हम कह सकते हैं, जिससे वृत्त की, तो वही जो हमसे पूछा गया था बच्चों, तो हमने वही हिंदी लिख दिया कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। इस तरह से हमने इस कथन को क्या कर दिया बच्चों, सिद्ध कर दिया। हैंस प्रूफ बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब आप यहां से बिल्कुल कंफर्म रूप से जान जाइए कि यदि मान लीजिए कोई स्पर्श रेखा है और उस स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से केंद्र को मिलाने वाली जो रेखा रहेगी वो हमेशा क्या रहेगी, लंबवत रहेगी बच्चों,
ये प्रमेय में आपने सिद्ध कर दिया है। ठीक है, तो आगे चल करके जो क्वेश्चन आएंगे तो आप क्या कहेंगे, यही कहेंगे कि सर स्पर्श रेखा में स्पर्श बिंदु से केंद्र को मिलाने वाली रेखा क्या होती है, लंबवत होती है बच्चों। ठीक है, तो इस प्रकार से बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, पेपर में आता है, इसको बढ़िया आप मन लगा करके पढ़ लीजिएगा। ठीक है ना, और 2-4 बार लगा लेंगे तो आपसे बगैर देखे बनने लगेगा बच्चों। ठीक है ना, क्योंकि इसमें हिंदी भी है। ठीक है ना, तो आप मन लगा करके इसको पढ़ लीजिए जिससे आप लोगों से बनने लगे बच्चों। तो देखेंगे अब आगे प्रश्नावली 10.1 के क्वेश्चन बच्चों। तो प्रश्नावली 10.1 का पहला नंबर क्वेश्चन बच्चों कहता है कि एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। ये पहला प्रश्न का उत्तर तो हम दे चुके हैं बच्चों आपको कि एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, एक वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो चलिए हम यहाँ पास आंसर लिख देते हैं। पहला नंबर आपसे यही पूछा गया है कि एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, तो आपको क्या बताना है, एक वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं होती हैं। तो एक वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं बच्चों, तो एक वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो चलिए बच्चों आप किताब खोल करके बैठिए जिससे आप लोगों के ज्यादा से ज्यादा समझ में आ सके बच्चों। तो दूसरा नंबर प्रश्न देख लेते हैं। तो दूसरा नंबर प्रश्न कहता है बच्चों, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। चलिए बताइए बच्चों, इस जितना खाली स्थान है सब आपको पढ़ा दिया गया है बच्चों, पहले ही बता दिया गया है सब जितना है। तो किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। स्पर्श रेखा कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है बच्चों, स्पर्श रेखा केवल और केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है बच्चों। तो हम यहां क्या भर देंगे, क्या भर देंगे बच्चों, एक भर देंगे। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है बच्चों, फिर दूसरा प्रश्न है, वृत्त की दो बिंदुओं पर, अब दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा कौन सी होती है, जल्दी बताओ, छेदक रेखा होती है बच्चों। वृत्त की दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, छेदक रेखा कहते हैं। कौन सी रेखा कहते हैं, छेदक रेखा। एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। एक वृत्त की दो समांतर, कितनी बच्चों, दो समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। अभी हम इसके बारे में आपको बता देते कैसे। ठीक है, एक वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, बिल्कुल इसके बारे में अभी हम बताते हैं आपको। ठीक है ना, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु, क्योंकि वो वृत्त पर भी होता है और स्पर्श रेखा पर भी होता है। तो उस बिंदु को हम बोलते हैं स्पर्श बिंदु। तो चलिए इसके बारे में फोकस करते हैं। तो दूसरे के पहले नंबर में हमको क्या भरना पड़ेगा बच्चों, हमें भरना पड़ेगा केवल, कहता है किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे एक बिंदु पर, एक बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो पहला नंबर में आपको एक भरना है। ठीक है, दूसरा नंबर हम फालतू की हिंदी नहीं लिख रहे हैं बच्चों, हम आपको आंसर बता रहे हैं। ठीक है ना, वृत्त की दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं, छेदक रेखा। क्या कहा जाता है बच्चों, छेदक रेखा। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट बताने वाला सिस्टम आ गया है, तो हम आपको समझाई देते हैं। एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। ये बताओ बच्चों, जैसे मान लीजिए ये एक वृत्त हो गया, इसके बारे में समझा ही नहीं है आपको, नहीं, एक वृत्त हो गया। अब यहां से सपोज दैट सोचिए, कहता समांतर स्पर्श रेखाएं, देखो एक वृत्त की दो, जैसे मान लीजिए एक स्पर्श रेखा आप यहां से गुजार सकते हैं, तो इसी के जस्ट सामने केवल एक बिंदु यहां पास होगा। जैसे मान लीजिए जीभ हमने खींच दिया बच्चों, तो एक पॉइंट यहां मिलेगा, एक पॉइंट यहां मिलेगा। अब यहां से आप स्पर्श रेखा खींचेंगे तो देखिए एक स्पर्श रेखा ए गई, एक स्पर्श रेखा ए गई।
गई बच्चों। तो एक वृत्त में समांतर स्पर्श रेखाएं कितनी हो सकती हैं? केवल दो बच्चों। कितनी? दो। तो यहां भर दो दो। ठीक है। एक वृत्त में कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? दो हो सकती हैं। एक ये इस छोर में, एक इस छोर में। किसी जीवा के माध्यम से, यदि मान लीजिए जीवा नहीं, व्यास के माध्यम से बच्चों, ठीक है ना। ये देखिए व्यास हमने खींचा, क्या खींचा है? व्यास केंद्र से गया ना, तो व्यास के माध्यम से यदि आप कोई दो स्पर्श रेखाएं खींच रहे हैं उसके सिरे पर, तो दो ही खींच पाओगे ना। तो कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं बच्चों। फिर आपसे चौथा नंबर में पूछा गया है कि वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु। क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु। इसके बारे में भी समझना हो तो समझ लो, वैसे तो सब पॉइंट समझा दिए गए हैं। देखो, जैसे मान लीजिए एक वृत्त हो गया, अब यहां पास आप एक स्पर्श रेखा खींचो। ये लो सर, खींच दिए ना स्पर्श रेखा। तो यहां पास जो है तो एक बिंदु है। अब यह बिंदु जो है, ये वृत्त भी कहेगा कि मेरा बिंदु है और स्पर्श रेखा भी कहेगा कि मेरा बिंदु है, अर्थात क्या कहला जाएगा? उभयनिष्ठ बिंदु। और इस स्पर्श रेखा पर उपस्थित जो बिंदु है इसको हम बोल सकते हैं स्पर्श बिंदु। इस रेखा पर जो उभयनिष्ठ बिंदु है इसे हम क्या बोलते हैं? स्पर्श बिंदु। तो मतलब ये उभयनिष्ठ बिंदु कहलाता है, क्योंकि स्पर्श वृत्त पर भी है और रेखा पर भी है, जिसकी वजह से आप इसे क्या बोलेंगे? स्पर्श बिंदु से, इसलिए हमने लिख दिया स्पर्श बिंदु। ठीक है बच्चों। तो प्रश्न नंबर तीसरा भी देख लीजिए। प्रश्न नंबर तीसरा कहता है बच्चों, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर कितने सेंटीमीटर? 12 सेंटीमीटर बच्चों। तो PQ की लंबाई है ए नंबर 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, 8.5 सेंटीमीटर या रूट 119 सेंटीमीटर। हमको ऑब्जेक्टिव बताना है, ठीक है। हम इसको विधिवत हल करवाएंगे बच्चों, ठीक है ना। कहता PQ की लंबाई है। किताब खोल करके बैठिए बच्चों, ठीक है ना। एक बात और, हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किए हो तो चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों, वीडियो को लाइक कर दीजिए थोड़ा, ठीक है। तो देखेंगे तीसरा नंबर क्वेश्चन, तो फिर से पढ़ लेते हैं। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर, PQ की लंबाई है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताते हैं कि ऑब्जेक्टिव इसका कौन सा सही रहेगा बच्चों। तो देखिए बच्चों, हमने यहां पास एक वृत्त बनाया जिसका केंद्र क्या लेना है? O ले लीजिए बच्चों, केंद्र O बोला है, जो किताब बोलेगा वही करना है बच्चों, ठीक है ना। हमने केंद्र O ले लिया, ठीक है ना। फिर इसमें बोलता 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, तो यहां पास हमने त्रिज्या खींचा 5 सेंटीमीटर का। वो तो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर के हमने वृत्त बनाया है, ठीक है ना, ऐसा सोचना है। इसकी त्रिज्या कितनी हो गई? 5 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन पढ़ते चलो, हल करते चलो। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के किसी बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ क्या बोलता है? PQ। तो देखिए बच्चों, हम यहां से एक स्पर्श रेखा खींचते हैं, यहां से PQ खींचना है। ये देखो हमने यहां पास खींच दिया, इसका नाम दे दिए P। क्या नाम दे दिया? P। कहता है कि P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q को इस प्रकार मिलती है। अब इसको आप मिला दीजिए, ये PQ है बच्चों, क्या है? PQ। ये कर दिए। कहता है PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर, अब O को Q से मिला दो बच्चों, O को Q से मिला दिया। O को Q से मिलाया तो OQ कितने सेंटीमीटर है? 12 सेंटीमीटर बच्चों, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आप यहां साइड बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं, लेकिन अपन को नहीं बोला है तो नहीं बढ़ा रहे हैं। यदि बढ़ाएंगे तो इस पर स्पर्श रेखा कहलाएगी, ठीक है। वही है जो आप अभी हम स्पर्श रेखा खींच रहे थे, तो उसी प्रकार से है, लेकिन क्वेश्चन है इसको तो इस तरह से सॉल्व करना पड़ेगा। तो कहता है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर, तो PQ की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो हमने आपको प्रमेय में समझाया था कि किसी स्पर्श रेखा पर स्पर्श बिंदु से मिलाई गई त्रिज्या क्या होती है? लंबवत होती है, स्पर्श रेखा पर होती है बच्चों। तो ये कौन सा त्रिभुज बन जाएगा? समकोण त्रिभुज। क्या बन जाएगा बच्चों?
समकोण त्रिभुज बन जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पास हम कहते हैं कि ओपी जो है क्या रहेगा, लंब रहेगा, मतलब त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है ना बच्चों। तो यहाँ पास हम लिखते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ओपी क्यू में, ओपी क्यू में कोण पी क्या रहेगा, 90 अंश रहेगा। कोण पी क्या रहेगा, 90 अंश रहेगा। क्यों ऐसा बोल दिए, थोड़ा सा ये भी तो बता दो। क्योंकि यहां पास एक कथन लिखे देते हैं, चलो, क्योंकि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, लंब होती है, इसलिए हमने ऐसा बोल दिया। ठीक है बच्चों, अब यहां दिमाग लगाइए, जब ये लंब रहेगा तो क्या हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं? में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से तो थोड़ा सा एक चीज और लिख लो कि आपको दिया क्या क्या है, सर कितना क्या सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है, इसको भी लिखना जरूरी है। ओपी हमको 5 सेंटीमीटर दिया गया था, 5 सेंटीमीटर। तो यहां पास हम लिख लेते हैं ओपी बराबर 5 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। और ओ क्यू बराबर दिया गया था 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर इतना दिया गया था बच्चों। तो पाइथागोरस प्रमेय से 90 के सामने वाला कर्ण कहलाएगा, मतलब कर्ण का स्क्वायर ओ क्यू का स्क्वायर, लंब स्क्वायर ओ पी का स्क्वायर, और यहां पी क्यू का स्क्वायर। हमें पी क्यू ज्ञात करना था बच्चों, तो पी क्यू का स्क्वायर एक कर दी इस तरह से। अब इनके मान रख दीजिए, ओ क्यू का मान कितना बच्चों 12, तो 12 का स्क्वायर। ओपी का मान बता दो बच्चों, तो ओपी का मान आपने 5 बताया, तो 5 का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 आएगा, और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 25 आएगा, प्लस पी क्यू का स्क्वायर। इस तरह से बच्चों 25 को ट्रांसफर कर लो आप, तो 144 माइनस 25 बराबर पी क्यू का स्क्वायर। अब बताओ बच्चों 144 में 125 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 119 बचेगा क्या? तो ये हमने लिख दिया पी क्यू स्क्वायर बराबर 119। तो पी क्यू बराबर क्या आ जाएगा बच्चों हमारे पास, रूट 119। ठीक है बच्चों, अब प्लस माइनस मत कर दीजिएगा। क्यों प्लस माइनस नहीं कर देंगे, क्योंकि यहां पास सर दूरी हमेशा धनात्मक होती, इसलिए। अब इसमें से देखिए बच्चों डी नंबर सही है हमारा, कौन सा नंबर सही है, डी नंबर सही है, तो हम यहां लिखे देते हैं डी नंबर, रूट 119 सेंटीमीटर, और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट बच्चों। ठीक है, देखते हैं चौथा नंबर प्रश्न। चौथा नंबर प्रश्न कहता बच्चों, एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो और दूसरी कैसी हो बच्चों, छेदक रेखा हो। हमसे क्वेश्चन में बोलता है कि आप जो है एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समांतर, एक दी गई रेखा के समांतर आपको क्या करना, मतलब दो रेखाएं खींचना है। तो एक दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो, दूसरी छेदक रेखा हो बच्चों। तो चलिए खींच लेते हैं, जब बोलता है कि ऐसा खींचिए तो खींच लेते हैं बच्चों। तो देखेंगे आप, तो चौथे नंबर के प्रश्न के अनुसार बच्चों हमने लिख लिया यहां पास कि एक वृत्त बनाया जिसका केंद्र O है तथा माना कि AB दी गई रेखा है। देखो बच्चों आपको कहता है कि एक वृत्त है, ठीक है ना, हमसे प्रश्न में बोला कि एक वृत्त खींचिए, तो हमने एक वृत्त खींच लिया है और इसका केंद्र क्या मान लेते हैं, O मान लेते हैं बच्चों। फिर कहता है एक दी गई रेखा, तो एक दी गई रेखा बच्चों हम यहां पास AB ले लेते हैं। ठीक है, एक दी गई रेखा हमने क्या ले लिया, AB। अब ए दिया हुआ है बच्चों। अब हमसे ये बोलता है क्वेश्चन में कि दी गई रेखा के समांतर ऐसी दो रेखाएं खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो, इसके समांतर खींचना है लेकिन वो वृत्त पर क्या हो, स्पर्श हो बच्चों।
तो दूसरी क्या हो, छेदक रेखा हो, मतलब प्रतिच्छेद दो बिंदुओं पर करेगा तभी तो छेदक रेखा कहलाएगा। ठीक है, तो इसके समांतर हो बच्चों। तो सबसे पहले शुरू में आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों कि ओ से ए बी तक लंब डालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बच्चों, लंब डालना पड़ेगा। तो चलिए हम यहां से क्या करते हैं कि लंब डाले लेते हैं। केंद्र ओ से ए बी पर हमने लंब डाला। ये देखिए बच्चों, हमने यहां पर क्या कर दिया, लंब डाल दिया। ऐसा हमने कर लिया। ठीक है बच्चों, ये हमने लंब डाल दिया। मान लीजिए पी लंब हो गया, ओपी लंब हमने डाल दिया। जब लंब डाल दिया बच्चों, तो ये बताइए, अब हमको स्पर्श रेखा की बात कही जा रही है, तो हम स्पर्श रेखा खींचते हैं। तो समांतर, यदि समांतर की बात आ रही है तो समांतर रेखा जो है यहां पर इस रेखा पर भी लंब होगी। ठीक है ना, तभी तो समांतर होगी बच्चों। तो यहां पास हमने क्या किया कि ये देखिए, एक हमने क्या खींचा बच्चों, एक स्पर्श रेखा खींचा, और एक हमें क्या खींचना है, छेदक रेखा खींचना है। तो हम एक छेदक रेखा भी खींच लेते हैं इस तरह से, और ए भी क्या रहेगी, लंबवत रहेगी। क्यों, क्योंकि सर समांतर तो है ना, इसके समांतर तो है। ठीक है ना, तो ये देखिए बच्चों, ए भी इस पर लंब रहेगी और यह भी इस पर क्या रहेगी, लंब रहेगी। इस रेखा का नाम हम दिए देते हैं सी डी। क्या नाम दिए देते हैं बच्चों, सी डी। और इस रेखा का नाम दिए देते हैं सी डी ई एफ, ई एफ, इस तरह से बच्चों। ठीक ना, तो ए वाली रेखा कौन सी कहला गई हमारी, छेदक रेखा, छेदक रेखा। और ये रेखा कौन सी कहला जाएगी बच्चों हमारी, ये कहला जाएगी स्पर्शी रेखा। ठीक है ना, तो यहां पास हमसे क्वेश्चन में यही पूछ रहा था कि एक स्पर्श रेखा खींचिए और दूसरी छेदक रेखा खींचिए। तो ये स्पर्श रेखा कहला गई, स्पर्श रेखा, इस तरह से बच्चों। ठीक है ना, तो यहां पास मेन चीज क्या है कि चूंकि देखिए समांतर, तीनों रेखाएं क्या रहेंगी, समांतर रहेंगी। लिख दीजिए, लिखना चाहें तो यहां पास कि ए बी समांतर, सी डी समांतर, ई एफ, ई एफ। क्यों, क्योंकि देखिए समांतर क्यों रहेंगी, क्योंकि यहां पास ओपी जो है लंब है ए बी पर, ओपी लंब है ए बी पर। तो जब ओपी लंब है बच्चों, तो यहां क्योंकि लंब, ये इस बिंदु का नाम, चलिए नाम दे दीजिए, मान लीजिए यहां क्यू नाम दिए देते हैं, क्यू, यहां आर, क्योंकि यहां पास ओ क्यू लंब है सी डी पर और ओ आर लंब है किस पर बच्चों, ई एफ पर। इसकी वजह से ये रेखा क्या हो जाएगी बच्चों, समांतर रहेंगी। क्या रहेंगी, समांतर रहेंगी। जब समांतर रहेंगी बच्चों, तो यहां पास हमारे शर्तानुसार उसने बोला है कि समांतर होनी चाहिए, तो इसलिए समांतर भी है, और साथ में ये स्पर्श रेखा कहला जाएगी और एक छेदक रेखा कहला जाएगी बच्चों। तो इस तरह से आपकी प्रश्नावली समाप्त होती है बच्चों। ठीक है ना, यदि हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं शेयर कीजिए बच्चों। मिलते हैं अगले प्रश्नावली के लिए अगले वीडियो पर, तब तक के लिए बच्चों जय हिंद बच्चों।